नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम जानेंगे बाजार के उथल पुथल में क्या रहे आपकी निवेश स्ट्रैटेजी, गिरावट में कैसे खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। साथ ही जानेंगे मुनाफे के दमदार फंड भी। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉक एज। पंकज जी और विवेक, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। बाजार ऊपर या कभी नीचे, लेकिन निवेशकों को अपने स्टांस में कभी ऊपर और नीचे या अस्थिरता नहीं लानी चाहिए। ये हम हमेशा अपने अलग अलग शोज के जरिए बताते रहे हैं। सबसे पहले इनफैक्ट जानना और समझना जरूरी है कि जब भी बाजार में हमें वॉलेटिलिटी दिखती है, जो कि हम इनफैक्ट इस साल की शुरुआत से ही देख रहे हैं, बाजार ने अपने उच्चतम स्तर को भी छुआ और बाजार में काफी ज्यादा अस्थिरता भी नजर आई। ऐसे में पंकज जी, किसी भी निवेशक को रिएक्ट कैसे करना चाहिए ऐसे किसी भी वॉलेटिलिटी के माहौल में? स्वाति जी नमस्कार। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो लंबा होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव का माहौल रहेगा, ये हमेशा इक्विटी की एक मतलब नेचर है कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी रहती है। तो आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो ऐसे में जब भी गिरावट आती है तो ये आपको और भी अच्छा मौका है कि गिरावट में आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि यदि आपका लक्ष्य लंबे समय का है, मार्केट में कभी शॉर्ट टर्म में गिरावट आती है तो आप और बाई करके और अपनी कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो होता है कि आप एसआईपी के जरिए, एसटीपी के जरिए लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको गिरावट में फायदा मिलता है, आपको यूनिट ज्यादा मिलती हैं। तो कभी भी निवेशकों को, यदि आपने अपने गोल के हिसाब से लंबे वक्त के लिए निवेश किया हुआ है तो गिरावट से घबराना नहीं है, बल्कि इसको एक मौके की तरह देखना है। बिल्कुल। तो विवेक, मैं आपसे यही समझना चाहती हूं कि बाजार में गिरावट हमेशा खरीदारी का मौका मानी जाती है। तो पिछले कुछ समय में जो लोग या निवेशक बाजार की गिरावट के डर से बाजार से दूर रहे, उनको कितना नुकसान हुआ है, और जो डटे रहे उन्होंने कितना मुनाफा कमाया? जी, मैं एक्चुअली निवेशक जो वर्ड है ना, इसको मैं थोड़ा और क्लासिफाई करना चाहता हूँ, और मैं जेनरिक एक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ कि आप हर समय बाई करें या आप सही टाइम पे सेल करें। आप किस टाइप के निवेशक है आपको पता होना चाहिए। क्या आप ग्रोथ निवेशक है, मतलब आप ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं? क्या वैल्यू इन्वेस्टर है, मतलब आप वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं? क्या आप सिक्लिकल इन्वेस्टर है, मतलब आप उन सेक्टर्स में, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर साइकिल का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कमोडिटी साइकिल हो सकता है, इंटरेस्ट रेट साइकिल हो सकता है। और चौथा हो गया, क्या आप मोमेंटम इन्वेस्टर है। ये चारों क्लासिफिकेशन का बाजार का पार्टिसिपेशन का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर है तो टिपिकली आप ग्रोथ कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आप महंगी कंपनीज में ओके हैं इन्वेस्ट करने को, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। तो उसमें बाजार ऊपर नीचे जा रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आप ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सिक्लिकल में इन्वेस्ट करते हैं तो यस, उससे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज टिपिकली मार्केट जो है वो सिक्लिकल ही होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर की तरफ है और नीचे जाने को है, या कमोडिटी साइकिल ऊपर की तरफ है नीचे जाने को है, तो वहाँ पर एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर है तो आप उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें मोमेंटम है। अगर मोमेंटम खत्म हो जाए तो आप उसमें से निकल जाते हैं। तो एक प्लेन सिंपल स्टेटमेंट देना कि बाजार गिरे तो घुसो या निकलो, या बाजार बढ़े तो घुसो या निकलो, ये थोड़ा सही नहीं होगा, बिकॉज अब आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। वेरी वेल सेड कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपने आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं शेयर मार्केट में, ऐसा विवेक का कहना है। अब क्योंकि पंकज जी आपने बात की कि जब आप एक लॉन्गर टर्म की स्ट्रैटेजी कभी भी बाजार में बनाते हैं, जो कि यूजुअली आपके गोल से जुड़ी हुई होती है, तो आपको बाजार की अस्थाई जो उथल पुथल है उससे घबराने की ज्यादा जरूरत नेचुरली नहीं है, क्योंकि आपकी नजर होनी चाहिए आपके गोल पर। और आपने यहां पर जिक्र किया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। हम तो ये कहेंगे निवेश का डबल एस फॉर्मूला है, जो जिसके जरिए आप मुनाफा कमा सकते हैं कैसे भी बाजार में, एक एसआईपी और एक एसटीपी। शुरुआत हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से करना चाहेंगे।
वैसे निवेशकों के लिए पंकज जी मैं चाहती हूं आप बताइए कि जब भी बाजार में कोई भी गिरावट आती है, या हम देखते हैं एक दिन बाजार ने अच्छा किया, दूसरे दिन बाजार में करेक्शन आ गई या बाजार में गिरावट देखी गई, ऐसे में एसआईपी आपकी कैसे मदद करती है? बिल्कुल स्वाति, देखिए मैंने शुरुआत में कहा कि आपने गोल के हिसाब से निवेश कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको इक्विटी में ही करना है, शॉर्ट टर्म में आप डेट में भी कर रहे होंगे, लेकिन हम जो देखते हैं ज्यादा वॉलेटिलिटी वो देखते हैं इक्विटी में। तो हम बात कर रहे हैं कि इक्विटी में निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म में यदि आपने एसआईपी के जरिए निवेश किया हुआ है, इसका मतलब जैसा मार्केट रहेगा, मार्केट तेजी में होगा तो स्कीम के यूनिट्स जो है आपको कम मिलेंगी, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट होगी, यूनिट प्राइस नीचे आ जाएगा, एनएवी नीचे आएगा, तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगी। तो यदि आप मान 7 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए एसआईपी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। यानी कि लंबे वक्त में नीचे ऊपर जब भी मार्केट जाएगा, लंबे समय में आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाएगी। और ऐसा तो मान के चल सकते हैं कि 10 ईयर्स के बाद मार्केट वहां तो नहीं रहेगा जहां आज है, तो आज की जो एनएवी है उससे कहीं ऊपर आप 10 ईयर्स के बाद उसको पाएंगे। तो बीच में कई बार ऐसे मौके होंगे जब वो एनएवी ऊपर गई होगी, नीचे गई होगी, लेकिन लंबे वक्त में आपको इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए एक मेरी सलाह यह है कि निवेशक कई बार क्योंकि डर की वजह से जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो एसआईपी भी रोक देते हैं। तो कभी भी एसआईपी को रोकना नहीं है, क्योंकि एसआईपी का मतलब ही यह है कि मार्केट में उतार चढ़ाव के माहौल में आपको एवरेज प्राइस पर यूनिट्स मिलती रहे। और इसके लिए आप जब भी मार्केट में गिरावट आए तो डटे रहें, और हो सके, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हो सके तो आप और परचेस कर लें। जब भी मार्केट में गिरावट आती है, पैसा है तो आप टॉप अप करें, उससे आपको मदद मिलेगी। तो हमेशा एसआईपी के जरिए इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। विवेक, स्टॉक्स में भी एसआईपी होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एसआईपी होती है, और मैं जो फॉलो करता हूँ वो है एक वैल्यू एसआईपी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर में हर महीना एक पर्टिकुलर डेट पे एक ही अमाउंट डालना वो शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए। बिकॉज आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कोई स्टॉक अगर अच्छा है और सस्ता मिल रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा पैसा डालना चाहते हैं अगर वो प्राइस नीचे आ गया, और जब प्राइस ऊपर है तो आप कम पैसा डालना चाहते हैं। प्राइस एक तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं है कि क्या स्टॉक महंगा हो गया है कि सस्ता है। उसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स वो बताता है कि वो स्टॉक महंगा है कि सस्ता है। जैसा कि हमारे दूसरे गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि एसआईपी डेफिनेटली एक रामबाण है, एसआईपी उससे बहुत फ़ायदा होता है। इनफैक्ट मैं एक और लेवल पे लेके जाता हूँ, जैसे स्टॉक में मैं वैसे करता हूँ, वैसे निफ्टी में भी आप कर सकते हैं। कि निफ्टी का एक रेंज है, वैल्यूएशन का रेंज है, जो कि निफ्टी का पी आप कहिए, जो लॉन्ग टर्म उसका एवरेज है वो तकरीबन 20.5 के आसपास है। अगर मार्केट वहाँ से ऊपर जाता है, मतलब निफ्टी अगर महंगा होता है, 21.5 होता है, तो अपना एसआईपी का वॉल्यूम को कम कर लीजिए। और अगर मार्केट नीचे गिरता है, जैसे 19.5 होता है, 18.5 होता है, 17.5 होता है, तो अपना एसआईपी का क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए। थोड़ा हम अगर वैल्यू एसआईपी करें तो अपना रिटर्न का थोड़ा प्रोबेबिलिटी अपने बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टॉक के अंदर में बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। निफ्टी इज़ मच ईजियर टू मैनेज इन एसआईपी। स्टॉक के अंदर में एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिजनेस सिनेरियो कभी भी चेंज हो सकता है। अगर आपको एसआईपी के ही स्टॉक्स पे फोकस करना है तो बड़े स्टॉक्स जो हैं, जो लिटरली मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उनमें एसआईपी करिए। उनमें स्टॉक्स में एग्जिट की संभावना कम होती है, उसमें ज़रूरत भी थोड़ी कम होती है। ओके, तो स्टॉक में एसआईपी का ये कॉन्सेप्ट विवेक ने बताया। हम एसटीपी की तरफ अब आते हैं, क्योंकि हमने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे आपको अस्थिर बाजार में एक कुशन प्रोवाइड करता है ये हमने समझा, लेकिन सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ये भी जिक्र किया था पंकज जी आपने, कि इससे भी आप बाजार की अस्थिरता से अपने निवेश को काफी हद तक बचा सकते हैं। तो इस सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जो है कैसे आपको वॉलेटिलिटी में सहायक आपके लिए हो सकता है? बिल्कुल स्वाति, देखिए एसआईपी और एसटीपी दोनों का पर्पज एक ही है कि आप रेगुलर परचेज करते रहें और इसकी वजह से आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिले। लेकिन एसआईपी में क्योंकि पैसा आपके बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर रेगुलरली सिलेक्टेड स्कीम में, तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर सकते हैं। आप 5 साल 10 साल
15-20 साल की भी SIP जो भी चाहे कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है STP की, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जब आपके पास पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि एक साथ इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट में गिरावट आ गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा और फिर उसकी रिकवरी में टाइम लग सकता है। तो ऐसे में आपको स्टैगर्ड मैनर में पैसा इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप चाहते हैं कि उसको अगर एक साथ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट में गिरावट आई, नुकसान हो जाए, तो आपको इसको 10,000 करके मान लीजिए इन्वेस्ट करना है। तो आप खुद भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो टोटल लमसम पैसा अवेलेबल है उसे पहले किसी लो रिस्क म्यूचुअल फंड, जैसे कि लिक्विड फंड हो गया या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गया, ओवरनाइट फंड हो गया, इस तरह के किसी फंड में आप उसे पार्क कर सकते हैं। तो आपने लो रिस्क वाले डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसे को पार्क किया और वहां से अपना STP सेटअप कर दिया, यानी कि सिस्टमेटिकली आपका पैसा उस लिक्विड फंड से या उस ओवरनाइट फंड से जो इक्विटी फंड आपने सिलेक्ट किया है उसमें ट्रांसफर होता रहेगा। तो जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि आपको अगर 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना है तो आपने 1 लाख को पहले लिक्विड फंड में पार्क किया और फिर आपने डिसाइड किया कि हर महीने 10,000 रुपीज आपका उस लिक्विड फंड से उसी फंड हाउस की दूसरी इक्विटी स्कीम जो भी आपने सिलेक्ट की है उसमें ट्रांसफर होता रहेगा। तो STP बेसिकली एक पीरियड के लिए हो सकती है कि वो जो लमसम अमाउंट है उसे आपने एक साथ इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया बल्कि लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके वहां से ट्रांसफर किया, फायदा वही मिलेगा। लेकिन जब आप SIP की बात करते हैं तो SIP एक लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है क्योंकि वो आपका पैसा बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होता रहता है। बाकी उन दोनों के फायदे ही मिलेंगे कि उतार चढ़ाव के माहौल में आपका रिस्क कम हो जाएगा। एब्सोल्युटली। विवेक, यही समझना जरूरी है कि जब बाजार में हम काफी वॉलेटिलिटी देखते हैं तो एक निवेशक को इसका फायदा कैसे उठाना चाहिए। मानिए कोई शेयर बाजार में पैसा डालना चाहते हैं, इस वक्त उनके पास एकमुश्त पैसा है, तो क्या शुरुआत हो, कैसे डालना चाहिए? क्या एकमुश्त पैसा डालना सही है? कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपको कहां पर पैसे डालने चाहिए? ये बेसिक्स कैसे एक आइडेंटिफाई कर सकता है कोई? देखिए, एक बात समझना होगा कि हर मार्केट कंडीशन में शेयर्स अवेलेबल होते हैं। अभी के मार्केट में जहां तेज़ी का माहौल है तो ऐसे कई स्टॉक्स होंगे जो हमको अभी सस्ते मिल रहे होंगे, जिसमें हम पोजीशन अपना बिल्ड कर सकते हैं। जब बाज़ार गिर रहा था तभी भी ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल थे, बिकॉज बाज़ार एक अथाह सागर है, यहाँ पर हर तरह की मछलियाँ अवेलेबल है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस कंडीशन में किस स्टॉक में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। नाउ ये प्रोसेस बड़ा ऐसे सिंपल सा नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत तो स्टडी, थोड़ा बहुत तो होमवर्क, चाहे आप फंडामेंटली करें, चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस सब्जेक्ट को यूज़ करके करें, बट ऐसे जिनके अंदर में या तो मोमेंटम आने की गुंजाइश है या जिनकी अभी प्राइस ऐसी है कि आपको लग रहा है कि ये बहुत ही गिरे पड़े और इनमें बिजनेस वैल्यू अभी भी है, उनमें रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करके ही आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो अगेन मैं अपने इस पूरे डिस्कशन को शुरुआती डिस्कशन में लेके जाता हूं कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज डायरेक्ट इक्विटी में अगर आप अपने आप को नहीं जानते तो डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स, SIP, दीज आर द बेस्ट वे टू स्टार्ट। एटलीस्ट उससे आपका जर्नी मार्केट में वेल्थ क्रिएशन का चालू हो जाता है और उसके बाद आफ्टर प्रॉब्ली कपल ऑफ मंथ्स या कुछ ईयर्स के बाद में आप रियलाइज़ करते हैं कि मुझे ग्रोथ सेक्टर्स अच्छा लगते हैं, मुझे वैल्यू सेक्टर्स, वैल्यू स्टॉक्स अच्छा लगते हैं, तब उनमें धीरे धीरे अपना पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। और हर कैटेगरी का अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ है। अगर आप मोमेंटम करते हैं तो आप एक बार में जाते हैं, एक बार में निकलते हैं। अगर आप वैल्यू कर रहे हैं तो धीरे 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 पिक करते हैं वैल्यू को। सो देयर इज नो वन आंसर टू दिस क्वेश्चन कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल, तो जैसा विवेक भी बता रहे हैं कि बिल्कुल आप एकदम नौसिखिए हैं बाजार में, तो ज्यादा जोखिम ना ले, शुरुआत आप कीजिए म्यूचुअल फंड से, SIP कीजिए, फिर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, शेयर बाजार की बारीकियां सीखेंगे और उसके बाद आप उसकी और बारीकियों को समझते हुए और बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उसके आगे की जो बात बताई पंकज जी ने भी और विवेक ने भी कि कैसे किस्म के आप इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर है, मोमेंटम इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से आप अपनी निवेश की जर्नी को डिसाइड कर सकते हैं। तो अनिश्चित बाजार में कहां पर आपको करना चाहिए निवेश, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसी कैटेगरीज हैं, कौन से ऐसे फंड्स हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं और वो बने ही बाजार की इससे ऐसी उथल पुथल के लिए है।
इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। खासतौर पर पंकज मटपाल हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी से और स्टॉक एज से विवेक बजाज। पंकज जी, अनिश्चित बाजार में कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जो काफी ज्यादा कारगर साबित होती है? बिल्कुल स्वाति, देखिए जैसे हमने बात की, लंबे समय के लिए निवेश करना है तो सभी स्कीम्स अच्छी हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो। लेकिन ऐसे निवेश जिनको थोड़ी घबराहट होती है मार्केट से और उन्हें ऐसा लगता है कि जब मार्केट में वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो, उस वक्त पर आपका निवेश इक्विटी मार्केट में कम होना चाहिए, डेट में ज्यादा होना चाहिए, पर आपको खुद को नहीं पता है कि कैसे बदलाव करने हैं। तो इसके लिए यहां पर दो कैटेगरीज मुझे काफी पसंद हैं। एक है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, या फिर उसको बोलते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, और दूसरी कैटेगरी है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो ये जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, यहां पर निवेश इक्विटी और डेट के बीच होता है, यानी कि हाइब्रिड फंड है, इक्विटी और डेट दोनों में निवेश होता है। लेकिन इक्विटी में ज्यादा करना है, कम करना है, ये समय समय पर मार्केट की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग फंड मैनेजर्स तय करते हैं। तो जो निवेशक है उसे कुछ नहीं करना है, उसने डिसाइड किया कि मुझे इस स्कीम में एसआईपी करनी है, लमसम इन्वेस्ट करना है, लेकिन जैसा वक्त होगा तो उसके हिसाब से फंड मैनेजर्स इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन है उसे घटाते बढ़ाते रहेंगे, और जिसकी वजह से आपका जो डाउन साइड है वो काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी है काफी अच्छी है। और दूसरी कैटेगरी जो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहां पर आपका निवेश इक्विटी, डेट और गोल्ड, मतलब कि कम से कम 3 एसेट क्लास में होना जरूरी होता है, मिनिमम 10% तीनों में होना है। आपने कहा कि फंड बाजार में बैलेंस एडवांटेज फंड काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड, जिससे पहले आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पे जाए, बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में से ही कुछ फंड जो कि आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे निवेशकों को, और जिनका कुछ हालिया प्रदर्शन अच्छा रहा है? बिल्कुल। तो इस कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, ये पायनियर फंड है, सबसे पहला फंड इस कैटेगरी का, और अच्छा फंड है, कंसिस्टेंसी है। साथ ही एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, ये भी एक अच्छा फंड है, और मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड की परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो शायद पिछली परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी ना लगे, लेकिन इसके फंड में जो बदलाव किए गए हैं आने वाले समय में इससे आप अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। ये मेरी अपनी रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूं। तो ये 3 फंड्स मेरे हिसाब से इस कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं, इनमें निवेश किया जा सकता है। जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ पंकज जी। विवेक, क्योंकि जब हम आमतौर पर म्यूचुअल फंड में बात करते हैं कि एक अच्छा फंड कैसे चुना जाए, उसके बहुत सारे पैमाने होते हैं एक अच्छा फंड चुनने के। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं वो सुनना चाहते हैं कि एक अच्छा स्टॉक कैसे चुना जाए। तो जो आपने जिक्र किया था कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं, आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, मोमेंटम इन्वेस्टर हैं, ये ज़रा पहचाना जरूरी है। क्या इसी को आधार बनाते हुए स्टॉक पिकिंग भी होनी चाहिए शेयर मार्केट में? देखिए, स्टॉक पिकिंग कैसे होता है, जनरली हम लोग हियर से करते हैं कि जो एक्सपर्ट होता है हम उसकी बात सुनते हैं कि आप बता दीजिए कौन सा स्टॉक है, और उस पर कोई कुछ गलत नहीं है, बिकॉज स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हर इंसान का एक ओपिनियन हो सकता है, हर स्टॉक पे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो हमको सुनना सबका चाहिए, वहीं से हमको स्टॉक मिलेंगे। और अगर हम अपने सेंसेस को ओपन रखें, हम रेगुलर निजी लाइफस्टाइल के अंदर में जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो हम लोगों से उनके बिजनेसेस के बारे में जब बात करेंगे, उनकी इंडस्ट्रीज जिसको हम शटल बट भी कहते हैं, जितना हम अपने आप को ओपन रखेंगे टू न्यू आइडियाज़, उतना हमको स्टॉक के बारे में पता लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का सुन लिया और अपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए। एक बार पता लग गया, उसके बाद हमको अपना फ्रेमवर्क पता होना चाहिए कि मैं किसी भी स्टॉक के अंदर में कुछ भी पैसा डालूं तो वो एंट्री फ्रेमवर्क क्या होगा, एग्जिट फ्रेमवर्क क्या होगा। इस दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन है। अगर आप मोमेंटम है तो आपका एंट्री एग्जिट फ्रेमवर्क शॉर्टर टेन्योर का होता है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है, ग्रोथ इन्वेस्टर है, तो आपका एंट्री एग्जिट फ्रेमवर्क बहुत ही लंबी अवधि के लिए होता है। तो ये सोर्स ऑफ स्टॉक आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी कॉमन सेंसिकल कि आपके निजी जीवन में जब आप पढ़ते बहुत हैं, जब आप लोगों से मिलते बहुत हैं, तो इतने आइडियाज़ चारों तरफ फ्लोट होते हैं।
अगर आप थोड़ा और टेक्निकल इसको बनाना चाहते हैं तो भी एक्सचेंज के अंदर में जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो टूल्स लाइक स्टॉकेज, जिसके अंदर में बहुत सारे स्टॉक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स दिए हुए हैं, बट ये उनके लिए ज़्यादा रेलिवेंट है जो थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व है स्टॉक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक में। जो पैसिवली मार्केट में इन्वॉल्व है, जिनको 5 से 10 स्टॉक या 15 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है रेगुलरली, आई थिंक उनके लिए जनरल लाइफस्टाइल के अंदर में जो हमारे बिजनेसेस जो हम देखते हैं उनमें इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा सेंसिबली कर पाएंगे। बिल्कुल, और कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, असमंजस की स्थिति हो तो पहले उसके बारे में पढ़ें, समझें, एक्सपर्ट्स को सुने, क्रेडिबल साइट्स पर जाएं और उसके बाद शेयर बाजार में बिल्कुल पक्के तौर पर आप एंट्री कर सकते हैं। अब मैं पंकज जी आपके पास आ रही हूं। आपने कहा कि उथल पुथल भरे बाजार में बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहा जाता है, काफी कारगर साबित होते हैं क्योंकि उनकी फंक्शनिंग ही ऐसी होती है कि वो बाजार के उथल पुथल को मैनेज कर सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन जो स्ट्रैटेजी है, ये जो फंड है, ये किस तरीके से एक बाजार की अस्थिरता को बैलेंस करने का काम करती है? तो स्वाति, जैसे मैंने थोड़ा पहले भी शुरुआत कर दी थी कि ये जो कैटेगरी है इसमें मिनिमम 3 असेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है। तो यानी कि एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का निवेश इक्विटी, डेट और साथ में गोल्ड में तो होता ही है, बाकी कुछ फंड्स में आजकल REITs यानी कि रिट्स और सिल्वर में भी इन्वेस्ट हो सकता है। तो मिनिमम 3 असेट क्लासेस और मिनिमम 10% एलोकेशन हर असेट क्लास में होना जरूरी है। तो इसका मतलब 30% एलोकेशन तो तय हो गया, लेकिन बाकी का जो है वो फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि उन्हें कहां पर ज्यादा या कम करना है। और इसका फायदा ये मिलता है कि फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज की वजह से जिस एसेट क्लास में ज्यादा उम्मीद होती है रिटर्न्स की, वहां पर एसेट एलोकेशन ज्यादा दिखाई देता है। तो निवेशक जिन्हें इन्वेस्टमेंट तो करना है इक्विटी में, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि कब कम करना है, ज्यादा करना है, कब पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है, उनके लिए ये कैटेगरी भी बहुत अच्छी है। तो यानी कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहां पर आप ये भी सोच रहे हो कि आपके पास इक्विटी और डेट के अलावा गोल्ड सिल्वर भी हो, और जब आप सोचते हैं कि इक्विटी और डेट ही सिर्फ आपके पास हो, तो फिर आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी अवेलेबल है। और मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी से कौन से फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं पंकज जी? बिल्कुल, इस कैटेगरी के मैं आपको 3 फंड्स बताऊंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, साथ ही क्वांट मल्टी एसेट फंड, और तीसरा रहेगा एक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। बिल्कुल, और शो के बिल्कुल अंत में विवेक आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी जो हमारे पास निवेशकों के सवाल आते हैं उनका ये काफी एक पेन पॉइंट होता है कि बाजार की इतनी उथल पुथल हो रही है, हमारा पैसा नहीं बन रहा है, हमारा शेयर डूब जाता है, उसकी वैल्यू काफी नीचे आ जाती है। तो क्या कहेंगे आप ऐसे इन्वेस्टर्स को कि पैसा बनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए बाजार में? जो क्लासिक मिस्टेक लोग करते हैं कि जो सस्ता दिखता है लोग उसको लेते हैं और एजम्पशन करते हैं कि जो सस्ता है वो ऊपर चला जाएगा। और सस्ता का परिभाषा भी बहुत ही वियर्ड सी है लोगों की। 750 रुपये का, 7.5 रुपये का कोई स्टॉक होगा तो वो सस्ता दिखेगा। लोगों को मार्केट कैप कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। तो ये जो धारणा है ना कि जो सस्ता है उसको ले लेते हैं और वही ऊपर जाएगा, शायद ये धारणा लोगों को रिविजिट करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो महंगा है वो सस्ता होगा और जो सस्ता है वो महंगा होगा। तो अच्छे बिजनेसेस, अच्छी स्टॉक्स में मैंने देखा है कि अगर वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और वो महंगे भी हैं तो शायद वो ही और चलेंगे। और जो स्टॉक सस्ते दिख रहे हैं वो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और वो इंटाइस करते हैं लोगों को कि आप आ जाओ मुझे ही ले लो, उन स्टॉक से दूर रहना चाहिए अनटिल अनलेस वो स्टॉक में कोई बहुत ही सॉलिड रीज़न है कि वो स्टॉक यहाँ से रिकवर कर जाए। और वो सॉलिड रीज़न एक आम आदमी को नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, बिकॉज वो इतने डीप रीजंस होते हैं कि हमारी आपके समझ के नहीं होंगे। तो बेटर है कि उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करें जिनका बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग आपको, और जो इवन तो आपको महंगा लगे बट देयर इज़ नो हार्म इन इन्वेस्टिंग इन दोज बिजनेसेस, बिकॉज वही शायद लंबी अवधि के लिए चलेंगे। बिल्कुल, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, चाहे आप शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए पंकज जी और विवेक, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में इस चर्चा में शामिल होने के लिए।